कि किस प्रकार हम इंटरनेट का उपयोग करके साइबर अपराध में शामिल होने से बच सकते हैं, अपने पर्सनल डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, किस प्रकार हम सही वेबसाइट पर जाकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने डाटा को सुरक्षित रख सकते हैं, एक वेबसाइट किस प्रकार की होती है, किस प्रकार के साइबर क्राइम होते हैं और किस प्रकार से हमें नैतिक शिक्षा का पालन करते हुए साइबर अपराध में शामिल होने से अपने आप को बचा सकते हैं। कुछ इस प्रकार की जानकारी आज के इस सेशन में हम प्राप्त करेंगे। नमस्कार साथियों, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और साइबर एथिक्स के संदर्भ में आयोजित होने वाले आज के इस वेबिनार में आप सभी का स्वागत है। हम अपने इस सेशन को प्रारंभ करने जा रहे हैं। तो साइबर सुरक्षित इंटरनेट उपयोग क्या होता है, साइबर एथिक्स क्या होता है, उस पर जाने से पहले हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि साइबर अपराध क्या होता है। क्योंकि जब तक हमें अपराधों के बारे में जानकारी नहीं होगी तब तक हम इनके इंटरनेट के सुरक्षित उपयोग के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हम साइबर अपराध के प्रकारों को देखते हैं। साथियों, अक्सर आपने अखबारों या अन्य समाचार के साधनों के माध्यम से सुना होगा कि अनजान व्यक्ति द्वारा आपके बैंक खाते की जानकारी पूछी जाती है या ओटीपी पूछकर उपयोगकर्ता के बैंक खाते से रुपये निकाल लिए जाते हैं। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इनके सीवीवी नंबर के माध्यम से रुपये निकाल लिए जाते हैं। आपके बैंक खाते में रुपए ट्रांसफर करने का लिंक भेजा जाता है और जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, रुपए आने के बजाय उपयोगकर्ता के बैंक खाते से पैसे निकल जाते हैं। इसके अतिरिक्त समय समय पर मालवेयर और रैनसमवेयर संबंधित खबरें भी आपने प्राय सुनी होगी। ठगी करने वाले लोग किसी भी वेबसाइट के नाम से मिलती जुलती एक दूसरी वेबसाइट बना लेते हैं। इसे ओपन करने पर यह बिल्कुल असली वेबसाइट के जैसी ही दिखती है। हालांकि असली साइट से इसका कुछ भी लेना देना नहीं होता है। ये साइट्स सर्च इंजन में भी ऊपर दिखाई देती है। इन साइट्स पर काफी कम कीमत में सामान दिखाया जाता है, जिससे ग्राहक प्रभावित होते हैं और सस्ते के चक्कर में ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ग्राहकों से पेमेंट लेने के बाद ये लिंक डीएक्टिवेट हो जाते हैं। गूगल के प्ले स्टोर पर एप्स लॉन्च करना काफी आसान है। इसी का फायदा उठाकर साइबर अपराधी फेमस ई कॉमर्स साइट्स के ऐप का क्लोन नाम और फीचर से मिलता जुलता ऐप बना लेते हैं, प्ले स्टोर पर अपलोड कर देते हैं। ऐसे में लोग जब प्ले स्टोर पर किसी ऐप को सर्च करते हैं तो कई बार क्लोन ऐप को ही असली ऐप समझकर डाउनलोड कर लेते हैं और उन्हीं पर शॉपिंग करने लगते हैं। इन ऐप्स पर असली से मिलती जुलती नकली वस्तुएं आपको बेच दी जाती है। साइबर अपराध के लिए अपराधियों द्वारा विभिन्न सॉफ्टवेयर को उपयोगकर्ता के सिस्टम से जोड़ दिया जाता है एवं इसके पश्चात उपयोगकर्ता के सिस्टम का नियंत्रण अपने हाथ में लेकर विभिन्न प्रकार के आपराधिक कृत्य किए जाते हैं। इसमें वित्तीय चोरी से लेकर डाटा को नष्ट करना एवं निजी जानकारी चुराने से लेकर चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराध शामिल है। तो ये जो अपराध है वो कितने प्रकार के होते हैं, देखिए यहाँ पर अपने पास सामने है। हैकिंग एवं अनधिकृत प्रवेश होता है, साइबर स्टॉकिंग होता है, ऑनलाइन ठगी करना है, वायरस सॉफ्टवेयर, फिशिंग, साइबर बुलिंग, मेलवेयर, रैनसमवेयर, सॉफ्टवेयर पायरेसी, साइबर स्पाइंग, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, फलानी अटैक, ऑनलाइन जुआ खेलना। तो ये आदि साइबर अपराध की कैटेगरियां है। अब इन सबको अपन वन बाय वन करके देखते हैं। विक्टिम को नुकसान पहुंचाया जाता है। तो हैकिंग एवं अनधिकृत प्रवेश की बात करते हैं। हैकिंग एवं अनधिकृत रूप से प्रवेश
साइबर अपराध की दुनिया का सबसे आम साइबर अपराध है। किसी भी व्यक्ति के डिवाइस यथा मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप, कंप्यूटर या नेटवर्क में बिना व्यक्ति की अनुमति के प्रवेश ही हैकिंग एवं अनाधिकृत प्रवेश कहा जाता है। सामान्यतः साइबर अपराध प्रोफेशनल हैकर के माध्यम से हैकिंग एवं अनाधिकृत रूप से प्रवेश किया जाता है। हैकिंग के माध्यम से हैकर द्वारा उपयोगकर्ता की निजी जानकारी एवं महत्वपूर्ण डाटा को चुराया जाता है। इसके बाद उपयोगकर्ता को वित्तीय रूप से और अन्य प्रकार से नुकसान पहुंचाया जाता है। वेबसाइट हैकिंग भी हैकिंग का एक प्रकार है। इसमें हैकर के द्वारा उपयोगकर्ता की वेबसाइट पर अनधिकृत रूप से प्रवेश करके महत्वपूर्ण डाटा को चोरी किया जाता है। साइबर स्टॉकिंग है दूसरे नंबर पर। वर्तमान में सोशल मीडिया जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब आदि साइट से पर अधिकांश समय बिताते हैं। ऐसे में साइबर अपराधियों के द्वारा साइबर स्टॉकिंग के माध्यम से को बहुत परेशान किया जाता है। इसके तहत अपराधी द्वारा आपके सोशल मीडिया खाते के माध्यम से बार बार धमकी भरे संदेश भेजकर, बार बार फोन करके अश्लील तस्वीरें भेजकर आपको परेशान किया जाता है। बच्चे एवं अवयस्क उपयोगकर्ता प्राय साइबर स्टॉकिंग का शिकार बनते हैं। तो साइबर स्टॉकिंग में आपको फोन करके धमकाते हैं, मैसेज करके धमकाते हैं, अश्लील तस्वीरें भेजते हैं। तो ये सब साइबर स्टॉकिंग के हिस्से हैं। ऑनलाइन ठगी करना। वर्तमान समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे कि फोन पे, गूगल पे, पेटीएम आदि के माध्यम से अन्य व्यक्ति के खाते में रुपये हस्तांतरण करने का चलन बहुत अधिक बढ़ा है। इनका उपयोग करने से व्यक्ति को रुपये हस्तांतरण करने के लिए बैंक में जाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में जैसे अन्य व्यक्ति द्वारा फोन पर परिचित बनकर बात करने से, डेबिट और क्रेडिट कार्ड नंबर फोन पर बताने से, ओटीपी और सीवीवी डेबिट और क्रेडिट कार्ड के पीछे 3 अंकों का बताने से, या आपको लिंक पर क्लिक करने से आपको साइबर अपराधी द्वारा आपके खाते में रुपये हस्तांतरण करने की बात कहकर ऐसा लिंक भेजा जाता है जिस पर आप द्वारा क्लिक करने से आपके खाते से रुपये साइबर अपराधी के खाते में चले जाते हैं। आदि माध्यमों से आपके खाते से रुपये चुरा लिए जाते हैं, ऑनलाइन ठगी के शिकार हो जाते हैं। ऑनलाइन ठगी करना अपने देश में साइबर अपराध के सबसे आम कारणों में शुमार है। इसके अलावा अपराधियों के द्वारा हैकिंग के माध्यम से यूजर उपयोगकर्ता की बैंकिंग संबंधित जानकारियां चुरा ली जाती है। इसके माध्यम से उपयोगकर्ता के बैंक अकाउंट से पूरी रकम निकाल ली जाती है। फिर ये पहचान का अनधिकृत इस्तेमाल करते हैं। किसी व्यक्ति के पहचान का अनधिकृत उपयोग भी साइबर अपराध की श्रेणी में चर्चित है। वर्तमान समय में विभिन्न लोगों द्वारा सोशल मीडिया के माध्यम से अन्य व्यक्तियों की फोटो चुराकर अलग अकाउंट बनाया जाता है और इसका गलत इस्तेमाल किया जाता है। जैसे परिचित की फोटो सोशल मीडिया पर लगाकर रुपयों की मांग करना, जिससे कि यह भी साइबर क्राइम का प्रमुख प्रकार है। महिलाएं इस प्रकार के अपराधों की जद में अधिक आती है। चौथे नंबर पर बात करें अपन फिशिंग की। अगर आप अपने ईमेल बॉक्स को चेक करते हैं तो आप भी अक्सर वहां स्पैम ईमेल देखते होंगे। दरअसल फिशिंग का प्रमुख कारण स्पैम ईमेल का उपयोग है। फिशिंग के तहत साइबर अपराधी द्वारा उपयोगकर्ता को स्पैम ईमेल भेजी जाती है, जहां लिंक पर या अटैचमेंट पर क्लिक करने से अपने सिस्टम को हैक किया जा सकता है। इसके अलावा आपको स्पैम वेबसाइट का लिंक भी दिया जा सकता है, जिस पर आपको अपनी जानकारियां भरने को कहा जाता है और अपनी निजी एवं बैंकिंग संबंधित जानकारियां भरने पर आप फिशिंग का शिकार हो जाते हैं। फिर वायरस सॉफ्टवेयर है 5वें नंबर पे। हैकर्स के द्वारा वायरस सॉफ्टवेयर के माध्यम से भी साइबर अपराध किया जाता है। कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार के प्रोग्राम का समूह होता है जो कि किसी अन्य उपयोगकर्ता के सिस्टम में जाकर उसके डेटा को चुरा सकता है या इसे नष्ट कर सकता है। साथ ही वायरस अपने डिवाइस के सिस्टम को भी विभिन्न तरीकों से प्रभावित कर सकता है। इसे हैकर्स द्वारा अन्य उपयोगकर्ता को अनधिकृत लिंक के माध्यम से भेजा जाता है, जो कि महत्वपूर्ण डाटा को नष्ट कर सकता है। साइबर बुलिंग देखते हैं 6 नंबर पे। साइबर बुलिंग का अर्थ है लोगों को सोशल मीडिया या अन्य इंटरनेट प्लेटफॉर्म की सहायता से परेशान करना। इसके लिए अपराधियों द्वारा कई तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से दोस्त बनाकर आपसे नजदीकियां बढ़ाना एवं बाद में आपकी निजी जानकारियों को लेकर परेशान करना। साथ ही ऑनलाइन ब्लैकमेल करना एवं अन्य ऑनलाइन तरीके से किसी व्यक्ति को परेशान करना भी साइबर बुलिंग के अंतर्गत आता है। तो साइबर बुलिंग में इस प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। मेलवेयर
एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे साइबर अपराधियों के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम और यूजर के पर्सनल डेटा को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से विकसित किया जाता है। रैनसमवेयर एक दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर में फाइलों को लॉक कर देता है और उन फाइलों को अनलॉक करने के लिए उपयोगकर्ता से फिरौती की मांग करता है। सॉफ्टवेयर पायरेसी, इसके अंतर्गत कॉपीराइट किए गए कार्यों को बिना अनुमति के डिजिटल रूप से डाउनलोड करना और वितरित करना सॉफ्टवेयर पायरेसी कहलाता है, जैसे कि संगीत या सॉफ्टवेयर। साइबर स्पोइंग, साइबर स्पोइंग के अंतर्गत कुछ ऐसे छोटे या बड़े होटल के बाथरूम और कमरे के बेडरूम में चुपके से कुछ छोटे छोटे कैमरे लगा दिए जाते हैं। उन कैमरों में उन लड़कियों के कुछ अश्लील फोटो और वीडियोज रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जो वहां पर कुछ देर के लिए रुकने आते हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यह भी साइबर अपराध की कैटेगरी में आता है। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के अंतर्गत 18 वर्ष से कम के बच्चे, इनके ऐसे फोटो, वीडियो, टेक्स्ट, ऑडियो और सामग्री आती है जिसकी प्रकृति यौन हो और जो यौन कृत्यों और नग्नता पर आधारित हो। ऐसी सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से प्रकाशित करने, किसी को भेजने या किसी और के प्रकाशित करवाने या भिजवाने पर पोर्नोग्राफी निरोधक कानून लागू होता है। पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आ जाते ये। जो लोग दूसरों के नग्न या अश्लील वीडियो तैयार कर लेते हैं और एसएमएस बना लेते हैं, एमएमएस बना लेते हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से दूसरों तक पहुंचाते हैं, किसी को उसकी मर्जी के खिलाफ अश्लील संदेश भेजते हैं, वे भी इसके दायरे में आते हैं। जो लोग बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री तैयार करते हैं, इकट्ठा करते हैं, ढूंढते हैं, देखते हैं, डाउनलोड करते हैं, विज्ञापन देते हैं, प्रमोट करते हैं, दूसरों के साथ लेन देन करते हैं या बांटते हैं, तो वह भी गैर कानूनी है। बच्चों को बहला फुसलाकर ऑनलाइन संबंधों के लिए तैयार करना, फिर उनके साथ यौन संबंध बनाना या बच्चों से जुड़ी यौन गतिविधियों को रिकॉर्ड करना, एमएमएस बनाना, दूसरों को भेजना आदि भी इसके तहत आते हैं। इस प्रकार की गतिविधि से बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है, साथ ही इसे देखने वालों पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है और बाल अपराधों की संख्या में वृद्धि होती है। अब है सलामी अटैक। इसका उपयोग साइबर अपराधी आमतौर पर वित्तीय अपराध करने के लिए करते हैं। ऐसे साइबर अपराध में साइबर अपराधी बहुत सारे छोटे छोटे अटैक करके एक बड़े अटैक को अंजाम देते हैं। हमलावर ग्राहकों की जानकारी जैसे बैंक, डेबिट कार्ड के डिटेल्स का इस्तेमाल करके बहुत छोटी मात्रा में पैसों की कटौती करते हैं। अब 5 रुपए 10 रुपए की कटौती कर ली, अपन ने ध्यान दिया नहीं, अपना ध्यान जाता नहीं है और वो ऐसी जो ट्रांजेक्शन है बहुत से बार करता रहता है और अपना ध्यान जाता नहीं है और उसके लिए वो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है धीरे धीरे। तो इसको अपन सलामी अटैक के साइबर अपराध की कैटेगरी में रखते हैं। ऑनलाइन जुआ खेलना, साइबर अपराधी द्वारा उपयोगकर्ता को असली धन दांव पर लगाकर ऑनलाइन जुआ खेलने या इंटरनेट पर खेले जाने वाले ऐसे किसी गेम में हिस्सा लेने के लिए उकसाता है। साइबर अपराधी द्वारा गेम के आखिर में असली रुपये या इनाम जीतने के मौके के बदले पैसा या दूसरी कीमती चीजें दिए जाने का लालच देता है या दांव पर लगाए जाने की भी बात करता है। उदाहरण, ऑनलाइन कैसीनो या सट्टेबाजी, ऑनलाइन लॉटरी टिकट या स्क्रैच कार्ड की खरीदारी, खेलों से जुड़ी ऑनलाइन सट्टेबाजी आदि, ये सब ऑनलाइन जुए के अंतर्गत आते हैं। तो ये कुछ साइबर अपराध अपने देखे थे। अब अपन आगे बात करते हैं
वर्तमान में भी एक साइबर अपराध चल रहा है जिसको अपन डिजिटल अरेस्ट के रूप में जानते हैं। डिजिटल अरेस्ट, इसमें क्या होता है, आपको एक वीडियो कॉल करता है और वीडियो कॉल करने वाला अपने आप को कोई सीबीआई का बड़ा अधिकारी या जज बनकर आपको कॉल करता है, आपको एक गंभीर अपराध में शामिल होने की बात कहता है और उस अपराध के लिए फिर वो आपको एक कमरे में अलग से बात करने की भी कहता है, जिसके दौरान आपको वो मानसिक रूप से इतना ज़्यादा प्रिपेयर कर लेता है कि उस दौरान आपको कुछ भी नज़र नहीं आता, कुछ भी सूझ नहीं पाता है और आप उसकी बातों में इतने डूब चुके होते हैं कि फिर जो वो कहता है वो काम आप करते हैं और उनका टारगेट रहता है पैसों को हस्तांतरण करवाना। तो जैसे ही आप उनकी बातों में आकर डर कर पैसे हस्तांतरण कर लेते हैं तो उसका टारगेट पूरा हो जाता है और फिर बाद में अपने को पता चलता है कमरे से बाहर निकलने के बाद में कि हम ठगी का शिकार हो गए हैं। तो साथियों, इस प्रकार से जब भी अपन अगर किसी भी प्रकार की विपदा में पड़े, किसी भी प्रकार से अपने को डराया धमकाया जाता है, तो हमें साइबर क्राइम सेल हर जिले के अंदर बना हुआ रहता है या आप पुलिस थाना जो भी नज़दीकी होता है उसमें जाकर आपको पहले संपर्क करना चाहिए। डरने की कतई भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपने कभी कोई गलत काम नहीं किया तो आपको बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं है। और अगर कोई इस प्रकार के कामों में लिप्त भी रहता है तो भी आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब आपने करने से पहले नहीं सोचा है तो फिर आप रुपया हस्तांतरण करने की भी नहीं सोचे। तो ऐसे केस में आपको अपने नज़दीकी पुलिस थाने में या आप अगर हेडक्वार्टर पर निवास करते हैं तो साइबर सेल बने हुए रहते हैं, वहाँ पर जाकर आपको संपर्क करना चाहिए कि मेरे पास इस नंबर से इस प्रकार से कॉल आया और वो इस प्रकार से रुपयों की डिमांड कर रहा है। और अगर आप शिकायत करते हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि साइबर अपराधियों के द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रकार के तरीकों को आज़माया जाता है, समय के अनुसार। जैसे फ़ोन पे, गूगल पे चालू हुआ ऑनलाइन पेमेंट का, तो उस समय जो क्यूआर कोड होता है, उस क्यूआर कोड को भेजकर पैसे भेजने की वो बात कहता था, लेकिन हम जानते हैं वर्तमान में कि क्यूआर कोड केवल पैसे भेजने के काम आता है, पैसे मँगाने के लिए काम में नहीं आता है। तो इस प्रकार से जैसे-जैसे ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन जो है विकसित होता गया, तो साइबर अपराधियों ने भी इस ओर ध्यान देना शुरू कर दिया। लेकिन इसके साथ ही हमें भी क्या है कि जो जो ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन हो या किसी भी प्रकार का कोई भी नया आविष्कार होता है, तो उसके बारे में अपने को जानकारी रहनी चाहिए। जो चीज़ अपन काम में ले रहे हैं, उसके क्या गलत उपयोग हो सकते हैं, उसके प्रकार के भी हमें जानकारी रहना ज़रूरी है। और इसी संदर्भ में ये ऑनलाइन प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है कि क्यों हमें सोशल एथिक्स की आवश्यकता महसूस हुई है। और इसीलिए आज के इस प्रशिक्षण का नाम भी इसी प्रकार से रखा गया है, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग और साइबर एथिक्स। यानी कि हमें इंटरनेट को उपयोग करने का तरीका भी आना चाहिए और जिस प्रकार से हम विद्यालयों में बच्चों को नैतिक शिक्षा के लिए प्रेरक कहानियाँ सुनाते हैं, उसी प्रकार से हमें अब इंटरनेट के उपयोग को लेकर, सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर, विभिन्न ऑनलाइन एप्लीकेशनों के उपयोग को लेकर भी बच्चों को शिक्षा देने की आवश्यकता हो गई है। क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस प्रकार की साइबर अपराधों में जो बड़े लोग हैं, वो ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इसलिए यदि हम स्कूल से ही बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाते रहेंगे, तो वो कभी उनके सामने जब ऐसी चीज़ आएगी साइबर अपराध से संबंधित, तो वो स्वयं को अपने आप को बचा सकेंगे। न तो वो साइबर अपराधी के रूप में बन सकेंगे और अपने आप को बचा भी सकेंगे। तो अब अपन बात करते हैं यहाँ पर ब्राउज़र ईमेल सिक्योरिटी, डिजिटल फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हम अपने मेन टॉपिक पर अपन आते हैं कि सुरक्षित इंटरनेट उपयोग किस प्रकार से अपन कर सकते हैं। तो साथियों, सबसे पहले अपन सामान्य जनरल नॉलेज की सी बात करें कि करंट डाटा है लगभग 870 मिलियन इंटरनेट यूजर है अपने पास। 870 मिलियन इंटरनेट यूजर है और फ़ोन पे, गूगल पे या जो भी ऑनलाइन वेबसाइट्स है बैंकिंग की, उनके माध्यम से जो ट्रांज़ैक्शन होते हैं, वो 70% ट्रांज़ैक्शन आजकल होने लगे हैं। 30% जो है ऑफ़लाइन हो रहे हैं, बाकी 70% ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन होने लगे हैं और 50% ट्रांज़ैक्शन जो है ट्रैवल के होने लगे हैं।
जो ऑफलाइन टिकट बनती थी वो अब ऑनलाइन 50% पर शिफ्ट हो चुकी है। बात करें अपन दुकानदारों की, तो लगभग 175 मिलियन दुकानदार जो है ऑनलाइन आ चुके हैं। 2.2 बिलियन मोबाइल कलेक्शंस है। 2.2 बिलियन मोबाइल कनेक्शन है। और 448 मिलियन यहाँ पर सोशल मीडिया यूजर्स अवेलेबल है। अब जो साइबर अपराध का जो सबसे आम तरीका जो है ब्रोकन सॉफ्टवेयर के रूप में यहाँ पर लिया जाता है। ब्रोकन सॉफ्टवेयर यानी कि एक सॉफ्टवेयर है, जैसे कोई वेबसाइट बनी हुई है, आप जैसे विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10, विंडो 11 इस प्रकार के काम में लेते हैं, तो उनको यूज करने के लिए आपको पता है कि एक की आवश्यकता होती है। अब उस की को अपन खरीद कर एक ब्रोकन सॉफ्टवेयर विंडो का अपन खरीद लेते हैं, जिसमें की आवश्यकता नहीं होती और वो कंप्यूटर में रन होता रहता है। लेकिन इस प्रकार के जो सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपकी पर्सनल जानकारी को, जो भी आप काम उस सॉफ्टवेयर के माध्यम से करेंगे या वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल रहेगा, तो वो आपकी पर्सनल जानकारियां जो है, जिस भी व्यक्ति के द्वारा वो की को ब्रेक किया गया था, सॉफ्टवेयर को ब्रेक किया गया था, उसने एक ऐसा वायरस पहले से इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया जाता है। जो सॉफ्टवेयर जैसे अपने पास इंस्टॉल होता है, वो वायरस भी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाता है और अपनी पर्सनल डाटा जो है वो चले जाते हैं। इसलिए बिना की के कभी भी कोई सॉफ्टवेयर आप यहाँ पर उपयोग में नहीं लेवे। दूसरी बात अपन करें यहाँ पर ओल्ड सॉफ्टवेयर की। ओल्ड सॉफ्टवेयर की, अब करंट में जैसे अपन देखें तो यहाँ पर विंडो 11 चल रहा है, एक एज एग्जांपल अपन ले लेते हैं। विंडो 11 चल रहा है, लेकिन कई जगह देखा जाता है कि विंडो 7, विंडो 8, विंडो 10 को भी अभी तक काम में लिया जा रहा है। तो ये सॉफ्टवेयर क्या है, पुराने होने के कारण समय के साथ इन पर कोई अपडेट नहीं रहता है। अपडेट का मतलब हो गया कि जो साइबर अपराधी तरीके काम में लेते हैं, वो इन पुराने सॉफ्टवेयर को आसानी से तोड़ने के तरीके जान चुका होता है। इसीलिए इन जो सॉफ्टवेयर के हैं अपडेट वर्जन समय समय पर आते रहते हैं। तो हमें लेटेस्ट जो सॉफ्टवेयर वर्जन होता है उसी को ही इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, इनसे हमें बचना चाहिए, क्योंकि इन पुराने सॉफ्टवेयर को जो साइबर अटैकर्स है, प्रोफेशनल जो होते हैं, बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हैं या अपन तक पहुंच आसान बना सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि अगर अपन ओल्ड सॉफ्टवेयर काम में लेते हैं, तो इसमें वो ईमेल के अटैचमेंट के माध्यम से अपने पर अटैक कर सकता है। वो डुप्लीकेट वेबसाइट के माध्यम से अपने पर अटैक कर सकता है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी अपने पर अटैक कर सकता है। और जो सर्वर अपन काम में ले रहे हैं उसके माध्यम से भी वो अपने पर अटैक कर सकता है। या फिर वो कोई मालवेयर टाइप के वायरस जो है वो उसके अंदर उसके माध्यम से अटैक कर सकते हैं। तो कई प्रकार से ओल्ड सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के नुकसान होते हैं, जो मैंने अभी आपको गिनाए हैं। तो इस प्रकार से हमें इन सब पुराने सॉफ्टवेयर को उपयोग में लेने से भी बचना चाहिए। यदि अपना कोई विशेष काम नहीं है, तो भी हमें ओल्ड सॉफ्टवेयर काम में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि पुरानी जो अपनी पर्सनल डिटेल्स होती है वो बहुत ही आसानी से हैकर के पास पहुंच सकती है, या वो हैकर अपने पास तक पहुंच सकता है। अब अपन बात करें जो थ्रेड्स होते हैं कॉमन रूप से कितने प्रकार से होते हैं। वर्तमान समय में अपन देखते हैं कि कहीं पर भी अपन जाते हैं तो ऑनलाइन टैक्सी एप्लीकेशन का अपन यूज में लेते हैं। ऑनलाइन टैक्सी जैसे ओला उबेर हो गए, तो इन एप्लीकेशन के माध्यम से भी अपन थ्रेड्स का शिकार हो सकते हैं। अब आजकल ऑनलाइन एजुकेशन बढ़ रहा है, तो एजुकेशनल ऐप जो होते हैं उनके माध्यम से अपन थ्रेड्स का शिकार हो सकते हैं। बैंकिंग एप्लीकेशन होती है, बैंकिंग एप्लीकेशन होती है। अभी हम केवल प्रकारों को जान रहे हैं यहाँ पर, उसके बाद में अपन देखेंगे कि इन चीजों का सही इस्तेमाल अपन किस प्रकार से कर सकते हैं। फिर जो शॉपिंग एप्स है आजकल ऑनलाइन खूब खरीदारी करते हैं,
तो शॉपिंग एप्लीकेशंस जो होती है, उनके माध्यम से भी अपन थ्रेट्स का शिकार हो सकते हैं। कुछ ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिससे जो चैटिंग से रिलेटेड है, इंस्टेंट इंस्टेंट मैसेजिंग से रिलेटेड है, जैसे टेलीग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, ये इंस्टेंट मैसेजिंग के आगे तो अपन प्ले स्टोर पर जा तो चले तो जाते हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं रहता है कि इनसे जुड़ी हुई व्हाट्सएप का भी आप जैसे प्ले स्टोर में सर्च करते हैं तो कई तरह के व्हाट्सएप आपको दिखाई देते हैं। जबकि है तो व्हाट्सएप एक ही कंपनी का, लेकिन फिर भी कई प्रकार के एप्लीकेशन वहां पर अपने को दिखाई देते हैं। इसका मतलब वो कई प्रकार में से एक प्रकार तो सही है, बाकी जो अन्य प्रकार है कितने भी आपको दिखाई देते हैं वो सब क्या है, गलत है। उनमें हम अपने निजी जानकारियां अटैकर्स को साझा करने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए इस साइबर अपराध में शामिल होने के लिए हमें कोई बुला नहीं रहा है, हम खुद ही इनका उपयोग कर रहे हैं। और वो क्यों उपयोग कर रहे हैं? क्योंकि हमें सही जानकारी उपलब्ध नहीं है कि किस प्रकार से हमें इंटरनेट के उपयोग को शामिल करना चाहिए। प्ले स्टोर पर जो एप्लीकेशन आती है उनको किस प्रकार से हमें डाउनलोड करना चाहिए। ट्रैवल एंड होटल बुकिंग एप्लीकेशंस जो होती है उनके माध्यम से भी अपन थ्रेड्स का शिकार हो सकते हैं। ट्रैवल है, होटल बुकिंग है, फिर ऑनलाइन गेमिंग है, इनके माध्यम से भी अपन थ्रेड्स का शिकार हो सकते हैं। तो इनमें अपन किस प्रकार से देखो थ्रेड्स का शिकार होते हैं, कोई भी इनमें से जैसे एप्लीकेशन अपन काम में लेते हैं तो वो सॉरी, तो वो डायरेक्ट को अपने को एक्सेस वहां से देता नहीं है कि अपन ने जैसे होटल बुकिंग की एप्लीकेशन अपने को काम में लेनी है तो होटल बुकिंग की जो एप्लीकेशन है प्ले स्टोर से डाउनलोड ली और जहां भी होटल लेना है जिस भी प्लेस पे उसको बुक कर लिया। वो सबसे पहले हमें रजिस्टर करवाएगा उस एप्लीकेशन पर। रजिस्टर करवाने के लिए वो अपने से अपनी सामान्य जानकारी ले लेगा, नाम हो गया, मोबाइल हो गया, ईमेल हो गया, आपका पता हो गया। तो इस प्रकार की सामान्य जानकारियां उसने कलेक्ट कर लिए। अब अगर ये कोई एप्लीकेशन ऐसी फर्जी होगी तो वो इनका गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो ये जो जानकारी है उसने मांगी नहीं है, लेकिन हमने उपयोग में लेनी है, इसलिए रजिस्टर के रूप में हमने उसको यहाँ पर ये जानकारी साझा कर दी है। अब अपन देखते हैं कि जो इंटरनेट का उपयोग है साथियों, इसको 3 स्तर में बाँटा गया है इंटरनेट को। इंटरनेट को यहाँ पर 3 लेयर में डिवाइड किया गया है। ये जैसे एक पूरी लेयर है खड़ी की खड़ी, ये मान लीजिए आप तो इसकी यहाँ पर 3 लेयर डिवाइड की गई है। एक लेयर ये होगी, दूसरी लेयर ये होगी और तीसरी लेयर ये होगी। तो सामान्य जो आदमी है वो जो है इंटरनेट को जो काम में लेता है तो वो इंटरनेट के केवल 4% हिस्से को ही काम में लेता है। अब इस 4% हिस्से में कौन आ गया? सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आ गई आपकी। सोशल मीडिया एप्लीकेशंस आ गई, आप जो ब्राउजिंग करते हैं वो चीजें यहाँ पर आ जाती है। अब जो सेकंड लेयर होती है, इस सेकंड लेयर में जो है गवर्नमेंट की जो वेबसाइट्स है वो आ जाती है, साइंटिफिक जो वेबसाइट्स है वो आ जाती है, फाइनेंशियल यानी कि बैंकों से रिलेटेड एप्लीकेशंस है, वेबसाइट्स है, वो इसके अंतर्गत आ जाती है। अब ये जो 4% हिस्से के अलावा जो ये बाकी का हिस्सा बचा है, ये टोटल 96% बचता है। तो ये 1% 4% में जो अपन आ रहे हैं पहले लेयर में, तो इन पर तो अपनी पहुंच आसान है, अपन लॉगिन कर लेते हैं और जो भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन है या ब्राउजिंग अपने को करनी है तो वो काम अपन आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी लेयर है उसमें अपन लॉगिन नहीं कर सकते हैं, उनके अंदर जो डाटा है वो और भी ज्यादा सुरक्षित होता है। वहां पर क्रेडेंशियल्स की रिक्वायरमेंट होती है जो
इस 4% को यूज करने वालों के पास में नहीं होती है। फिर तीसरी जो होती है, इस एक लेयर को जो है अपन जैसे सरफेस वेब के रूप में जानते हैं, सरफेस वेब। और जो दूसरी लेयर है उसको अपन डीप वेब बोलते हैं। और इन दो के बारे में आपने भले ही नाम नहीं सुना होगा, लेकिन इस डार्क वेब के बारे में आपने नाम जरूर सुना होगा। डार्क वेब जिसके अंदर ऑनलाइन जितने भी इलीगल काम होते हैं, ड्रग से रिलेटेड हो गए, किसी भी प्रकार के हथियारों की लेन देन हो गई, या आप मोटा मोटा ये समझ सकते हैं कि जितने भी इलीगल काम होते हैं, 2 नंबर के काम होते हैं, वो सारे इस डार्क वेब के माध्यम से होते हैं। तो इस पर पहुंच बनाने की कभी हमें कोशिश ही नहीं करनी चाहिए। सीधी सीधी बात ये है, इस डार्क वेब में जाने की हमें हमें कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ का जो डाटा होता है वो इंटरनेट पर जो भी डाटा आपने शेयर कर लिया, इंटरनेट पर किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट के माध्यम से आपने जो भी डाटा शेयर कर दिया, तो आप ये मानकर चले कि शेयर किए गए डाटा को आप कभी डिलीट नहीं कर सकते हैं, कभी भी डिलीट नहीं कर सकते हैं। माफी चाहता हूं। तो हमने ये देखा कि जो इंटरनेट का जो यूज है वो इस प्रकार से 3 लेयर में है, सरफेस वेब, डीप वेब और डार्क वेब। तो अपन जो सामान्य नागरिक है, इंटरनेट में केवल पहली लेयर यानी कि 4% हिस्से को ही काम में ले पाते हैं। अब अपन बात करें यहाँ पर इसके गोल की, साइबर सिक्योरिटी के जो गोल है। साइबर सिक्योरिटी के गोल, तो ये साइबर सिक्योरिटी के जो गोल है वो 3 शब्दों से मिलकर बना है, CIA। कॉन्फिडेंशियलिटी इसको बोलते हैं, पहले को कॉन्फिडेंशियलिटी। दूसरा जो आई है इंटेग्रिटी होता है, और ए जो होता है अवेलेबिलिटी होता है। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब हो गया कॉन्फिडेंशियल डाटा हो गया, तो जिसको आप भेज रहे हो उसी के पास वो पहुंच रहा है, या जिसको मिलना चाहिए उसी को मिलता है, तीसरे पर्सन तक उसकी कोई पहुंच नहीं होती है। एक तरीके से इसका जो डाटा होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड भी रहता है, ताकि जिसको हमें भेजना होता है केवल वही उसको ओपन करके देख सकता है। बात आती है इंटेग्रिटी की, तो अपन जैसे मैसेज भेजते हैं व्हाट्सएप पर गुड मॉर्निंग का, या कोई भी आपने मैसेज भेजा, तो जैसा मैसेज आपने भेजा है, जिसको भेजा है उसको वैसा का वैसा ही मैसेज प्राप्त हो गया, या आप जो बात उसको कहना चाहते हैं वो ही बात प्राप्त करने वाला समझे। अगर तीसरा अर्थ कहीं उसका निकल जाता है, या आपके शब्दों के साथ कहीं छेड़खानी हो जाती है भेजने के बाद या रिसीवर को प्राप्त होने के बाद में, तो मानकर चले कि उसमें कहीं ना कहीं अटैकर्स हावी हो गया है। और तीसरा इसमें अवेलेबिलिटी है। अब अपन बात करें कि जब अपन इंटरनेट को इस्तेमाल करते हैं तो गूगल हमें किस प्रकार से ट्रैक करता है। हाउ डज गूगल ट्रैक यू? ये जानकारी भी, क्योंकि इंटरनेट के उपयोग को लेकर बात कर रहे हैं, तो ये जानकारी अपने पास होनी चाहिए कि गूगल हमें किस प्रकार से ट्रैक कर रहा है। तो सबसे पहला जाना पहचाना एप्लीकेशन अपन काम में लेते हैं क्रोम। ब्राउजिंग के लिए किसी न किसी एप्लीकेशन को काम में लेते हैं तो आप क्रोम को ओपन करते हैं, तो इसमें आपकी जो ब्राउजर हिस्ट्री है उससे वो आपको ट्रैक कर लेता है। और किन किन वेबसाइट्स पर आप विजिट करते हैं उन वेबसाइट को भी वह ट्रैक करता है। फिर यूट्यूब के माध्यम से, कि यूट्यूब पर आप कौन कौन से वीडियो को वॉच करते हैं या फिर अपलोड करते हैं, उसके माध्यम से भी ये आप पर निगरानी रखता है। इसके बाद में वो आपकी
गूगल मैप्स जो होता है उसके माध्यम से भी आप पर निगरानी रखता है। मैप्स के माध्यम से वो आपकी लोकेशन को ट्रैक करता है कि कौन-कौन से प्लेसेस पर आप गए हैं या फिर आपने कौन-कौन से प्लेसेस यहाँ पर सर्च किए हैं। इसके बाद में फ़ोटोज़ का एक एप्लीकेशन आता है गूगल फ़ोटोज़ का, जिसको सामान्यतः लोग जो है अपनी फ़ोटोज़ को सेव रखने के लिए इसको अनुमति दे देता है और आप जो भी फ़ोटो क्लिक करते हैं, वो सारी फ़ोटो इसके अंदर सेव हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा, अगर आपके गूगल फ़ोटोज़ एप्लीकेशन में 4000 फ़ोटोज़ है, तो उन फ़ोटोज़ में कितने पर्सन है, उन सब पर्सन का वो एक अलग से फ़ोल्डर बना देता है कि इन 4000 फ़ोटो में इन 10 लोगों की फ़ोटो है। 11वां मेंबर आपको मिलेगा ही नहीं। अगर 15 मेंबर है तो 15 मेंबर की फ़ोटो वो आपको अलग से दिखा देगा। तो आपको ढूँढने की भी आवश्यकता नहीं है। अब आपको जैसे आपके दोस्त की फ़ोटो पर क्लिक करते हैं, तो उस दोस्त की फ़ोटो इन 4000 फ़ोटो में कितनी है, वो सब वो अलग करके आपको दिखा देगा। इसके बाद में वो कैलेंडर के माध्यम से भी आप पर आपको ट्रैक करता है, क्योंकि कैलेंडर में मोस्टली लोग उनके जो अपकमिंग प्लान्स होते हैं उनको लिख लेते हैं कैलेंडर के अंदर। या किसी से अपॉइंटमेंट लेना है तो अपॉइंटमेंट की डेट टाइम वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह सब वो उसमें लिख लेता है कैलेंडर के अंदर। तो कैलेंडर से भी वह आपको ट्रैक करता है। गूगल सर्च होता है सर्च एप्लीकेशन के लिए, तो आप जो जो भी सर्च क्वेरी करेंगे, जो भी आपकी क्वेरी होगी, जिसको भी आप सर्च करना चाहते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपने पुट अप किया, कुछ भी एक्स वाई जेड, तो वो सब सर्च हिस्ट्री जो है उसके माध्यम से भी आपको यहाँ पर ट्रैक करता है। फिर जीमेल अकाउंट के माध्यम से भी गूगल आपको ट्रैक करता है। इसके अंदर आपके जो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, तो देखा होगा कि आपको कॉन्टेक्ट सेव रखते हैं, मोबाइल खत्म हो गया, डैमेज हो गया, चोरी हो गया, तो आपके सारे कॉन्टेक्ट चले जाते हैं। भविष्य में ऐसा नहीं हो, इसलिए आप अपन गूगल जीमेल को क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट सेव रखने की परमिशन दे देते हैं। तो जब भी आप जीमेल को लॉगिन करते हैं तो दोबारा आपके कॉन्टेक्ट आ जाता है, तो कॉन्टेक्ट्स की जो डिटेल है वो भी सारी उसके पास चली जाती है। आप किस किस को ईमेल भेजते हैं, ईमेल ईमेल के माध्यम से वो आपको ट्रैक कर लेता है, जिसमें आप क्या सेंड करते हैं, क्या आपके पास प्राप्त होता है, इस प्रकार की जानकारियों से वो आपको ट्रैक कर लेता है। फिर आप शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग के माध्यम से भी आपको वो ट्रैक करता है। कई बार आपने सामान्य देखा होगा कि आप जैसे जूतों की बात करते हैं कि मुझे जूते खरीदने हैं, आप अपने दोस्त से बात कर रहे होते हैं और जब भी आप ब्राउज़र को ओपन करते हैं, तो ब्राउज़र में आपको जूते का ऐड नज़र आ जाता है वहाँ पर। तो ये क्या है? वो ट्रैकिंग ही हो गई है। वो आपकी वॉइस को ट्रैक कर रहा है। वो सुन लेता है। हमें पता नहीं लेकिन फिर भी वो आपकी बातों को सुन रहा है। इसलिए आप दैनिक जीवन में मोबाइल का भी उपयोग करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें कि कौन-सी स्थिति में इनको काम में लेना चाहिए, कब इनको दूर रखना चाहिए। माइक्रोफ़ोन की परमिशन हर एप्लीकेशन को देनी नहीं चाहिए, उसकी परमिशन को आप बंद करके रखें। फिर आपको वो है न्यूज़ के माध्यम से न्यूज़ आप जो भी आप न्यूज़ पढ़ना चाहते हैं लेटेस्ट, तो जो भी न्यूज़ आप सर्च करते हैं, न्यूज़ साइट जो भी सर्च करते हैं उसके माध्यम से वो आपको ट्रैक कर लेता है। तो गूगल अपने को इतनी तरीके से ट्रैक करता है। बात करते हैं अब अपन आगे डिजिटल फुटप्रिंट्स की। डिजिटल फुटप्रिंट्स, तो साथियों इसके अंतर्गत अपने को क्या है, सबसे पहले सावधानी रखनी चाहिए। बी केयरफुल, बी केयरफुल अबाउट। अब अबाउट में देखो क्या क्या है। व्हाट यू शेयर, आप क्या शेयर करते हैं, इसका आपको ध्यान रहना चाहिए कि कोई गलत इंफॉर्मेशन या कोई ऐसी इंफॉर्मेशन तो नहीं है जो घटना घटित हुई नहीं है, लेकिन किसी ने अलग तरीके से अपने हिसाब से मैनिपुलेट करके बना दिया, आपको भेज दी और आपने भी उसको एजिट शेयर कर दी।
तो आप जब भी इंटरनेट को उपयोग में लेते हैं, तो आप क्या शेयर कर रहे हैं, इस चीज़ का भी आपको नॉलेज होना चाहिए। दूसरी अपन बात करें, वेयर यू शेयर, वेयर यू शेयर, तो आप किसको भेज रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। क्योंकि सोशल मीडिया पर कई प्रकार की भ्रामक सूचनाएँ आती है, जिसको एग्जिट जो यूज़र है वो भेज देता है, और बाद में चलता है कि किसी की भी जो भावनाएँ हैं आहत हो जाती है, और वो फिर रिपोर्ट कर देता है पुलिस थाने में, और फिर आप भी उसका शिकार हो जाते हैं। तो आप किसको भेज रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। विद whom you share, with whom you share, तो इस प्रकार से हमें ये 3 प्रकार से यहाँ पर सावधानी बरतनी चाहिए किसी भी कंटेंट को शेयर करने के दौरान। अब अपन बात करें डिजिटल फुटप्रिंट्स के काइंड की, तो यहाँ पर 2 प्रकार है डिजिटल फुटप्रिंट के। एक होता है पैसिव और एक होता है एक्टिव। यानी कि एक्टिव का मतलब तो सीधा-सीधा हो गया कि आपको सब कुछ पता है और आप शेयर कर रहे हैं, और इसमें आपको थोड़ा बहुत पता नहीं रहता है और आपसे शेयर हो जाता है। तो ये 2 प्रकार से इसके अंदर आ जाता है। अब आपको क्या करना चाहिए? आपको स्मार्ट होना चाहिए। बी स्मार्ट अबाउट। अब किसके बारे में स्मार्ट होना चाहिए? आप कौन से साइट्स को विजिट करते हैं? साइट्स यू विजिट, आपको ध्यान रहना चाहिए कि आप कौन सी साइट विजिट कर रहे हैं। जो साइट आप विजिट कर रहे हैं, क्या उसका यूआरएल सही है? यूआरएल का मतलब यहाँ पर हो गया कि उस वेबसाइट का नाम होता है, जैसे google.com होता है, तो ये इसका यूआरएल होता है। तो यूआरएल से पहले क्या होता है, ट्रिपल डब्ल्यू डॉट भी होता है, और इससे पहले भी एक चीज होती है, इससे पहले भी कुछ चीज होती है पेड लॉक के रूप में, तो इस पर अपन आगे चर्चा करेंगे। तो अभी तो अपन सामान्य तौर पर देखते हैं कि आपको किस प्रकार से स्मार्ट होना चाहिए इंटरनेट के उपयोग को लेकर। साइट्स यू विजिट, ईमेल्स यू ओपन, आप कोई भी ईमेल ओपन करें तो उसका आपको पता होना चाहिए कि जो ईमेल आया है वो वास्तव में एकदम सही है, और उस पर्सन को मैं जानता हूं। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप ओपन नहीं करें, क्योंकि स्पैम मेल हो सकता है, उसके अंदर कोई वायरस वगैरह लिंक के अंदर हो सकता है। और उसके बाद में लिंक्स यू क्लिक, कोई भी लिंक होता है ऑनलाइन, ईमेल पर भी होता है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम आदि कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन आप काम में लेते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कुछ भी हो, इन पर कई प्रकार के लिंक्स आ जाते हैं। इन लिंक्स पर अगर आप क्लिक करते हैं तो भी आप अपनी जानकारियां हैकर्स तक पहुंचाने में सहायता कर सकते हैं। इसलिए जिस लिंक पर आपको विश्वास हो उसी लिंक पर आप क्लिक करें, अन्यथा नहीं करें। तो इस प्रकार से आपको स्मार्ट होना चाहिए इंटरनेट के उपयोग को लेकर। साइट्स यू विजिट, ईमेल्स यू ओपन, लिंक्स यू क्लिक। अब अपन बात करें आगे, हमने डिजिटल फुटप्रिंट की अभी बात करी जैसे, तो आप डिजिटल फुटप्रिंट्स कैसे चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट के पास में मेरा डाटा गया हुआ है। 1 मिनट साथियों, बहुत अच्छी जानकारी है ये। तो यहां पर अपन बात करें चेक योर डिजिटल फुटप्रिंट्स की। चेक योर डिजिटल फुटप्रिंट्स, यानी कि आपने जहां जहां भी रजिस्ट्रेशन किया है किसी भी वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर, तो कहां कहां पर आपका डाटा शेयर किया हुआ है, उन सबको आप चेक कर सकते हैं।
ये जानकारी आपके लिए बहुत काम की है। तो इसके लिए एक वेबसाइट का नाम मैं यहाँ पर लिखता हूँ। तो आप जब भी वेबसाइट का नाम लिखे तो आपको पूरा लिखना चाहिए, httpa डबल डॉट स्लैश ट्रिपल डब्लू डॉट सेमाइन डॉट कॉम आप लिख लीजिएगा इस एप्लीकेशन को, और इसके ऊपर जाकर आप देखेंगे तो आपके डाटा कहाँ कहाँ पर शेयर हुए हैं और कौन कौन से डाटा शेयर हुए हैं, नाम, ईमेल, कुछ भी मोबाइल नंबर वगैरह, वो सब आपको यहाँ पर दिख जाएगा। डिजिटल डिजिटल फिर ये डैश है, फुटप्रिंट डैश है, असिस्टेंट। तो ये नाम आप जब सर्च इंजन में डालेंगे वेबसाइट का, तो इसमें जाकर आप अपने डिजिटल फुटप्रिंट्स को चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर चेक करके तो आपको बताऊंगा नहीं, क्योंकि कम समय में बहुत सारी जानकारियाँ आपके साथ साझा करनी है। तो आप इसका नाम लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या फिर आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा इस वेबसाइट का नाम। इस पर जाकर आप शेयर डिजिटल फुटप्रिंट्स अपने चेक कर सकते हैं। अब अपन बात करें प्राइमरी थ्रेड्स टू डिवाइस। आपकी जो डिवाइस होते हैं प्राथमिक रूप से किस प्रकार से उनके अंदर जो थ्रेड्स होते हैं प्रमुखतया प्राइमरी थ्रेड की बात करेंगे अपन। तो ये 3 प्रकार से हैं साथियों। यहाँ पर प्राइमरी थ्रेड्स जो है यहाँ पर 3 प्रकार से हैं। एक तो वायरस के रूप में, वायरसेज के रूप में, दूसरा ट्रोजन्स के रूप में, और तीसरा है स्पाईवेयर के। ये जाने पहचाने 3 थ्रेड्स है जो प्रमुखतया काम में लिए जाते हैं। तो इसमें वायरस में के रूप में अगर कोई वायरस आपके कंप्यूटर में डिवाइस में आ जाता है, तो ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर डिवाइस में तो आ ही गया, फिर आपके जो डाटा है उनको वो कॉपी कर लेता है, और कॉपी करके फिर वो उसको डैमेज कर देता है। तो आपके लिए तो डाटा खत्म हो गया और उसके पास आपका डाटा पहुंच गया। अब ट्रोजन्स जो है वो क्या करता है, वो आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, वो आपके डाटा को डिस्ट्रॉय कर देता है, डैमेज कर देता है, और कंप्यूटर के अंदर भी जो कई तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनको भी वो डैमेज कर देता है। आपकी जो डाटा है उसको वो चुरा लेता है, आपकी पर्सनल इन्फो और डाटा को वो क्या कर लेता है, चुरा लेता है, स्टील कर लेता है। स्पाईवेयर में क्या करता है कि वो आपको ऑनलाइन ट्रैक करता है, वो आपको ऑनलाइन ट्रैक करता है, और उसके बाद में आपको जो एड्स है वो आपको बार बार दिखाता ही रहेगा, दिखाता ही रहेगा, दिखाता रहेगा, यानी कि वो आपको डिस्प्ले करेगा एंडलेस एड्स। खत्म होंगे नहीं, वो बस आते रहेंगे एड्स, आते रहेंगे एड्स, आते रहेंगे, आते रहेंगे, आते रहेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने वायरस, ट्रोजन्स और स्पाईवेयर के बारे में देखा। अब अपन बात करें कि आप जब भी कोई फाइल डाउनलोड करते हैं तो कई बार तो क्या होता है कि वो ऑनलाइन स्कैन हो जाती है। किसी कंप्यूटर में अगर सॉफ्टवेयर है एंटीवायरस का तो वो स्कैन कर लेता है, लेकिन अगर आपके जैसे मोबाइल में एंटीवायरस नहीं है, सिस्टम में एंटीवायरस नहीं है, तो उसको स्कैन करने के लिए भी एक वेबसाइट बनी हुई है भारत सरकार की। उसके ऊपर आप जाकर देख सकते हैं कि जो फाइल आपने डाउनलोड करी है,
तो जो भी फाइल डाउनलोड हो गई, उस डाउनलोड फाइल को आप सीधे ही ओपन ना करके सबसे पहले ये ज्योति टूल के नाम से है, ज्योति टूल, ज्योति टूल के नाम से एक वेबसाइट है। इस वेबसाइट पर आप सबसे पहले इसको ब्राउज कराएं। आपकी जो फाइल डाउनलोड हुई है इसमें आप इसको ओपन करें। इसमें ओपन करने के लिए यानी कि आप जब जैसे ही इस ज्योति टूल के अंदर इस फाइल को अपलोड कर देंगे तो ये इसके अंदर किसी भी प्रकार का जो वायरस होगा उसको स्कैन कर लेगा, और स्कैन करके अगर कोई वायरस होगा तो वो आपको फाउंड की जानकारी दे देगा, और अगर नहीं है तो वो नॉट फाउंड की जानकारी आपको दे देगा। अगर कोई वायरस फाउंड पाया जाता है इस फाइल के अंदर तो आप उसको ओपन नहीं करें, उसको डिलीट कर देवे। और नॉट फाउंड की अगर जानकारी देता है किसी भी प्रकार के वायरस की तो आप इसको निश्चित रूप से ओपन कर सकते हैं। तो इसका जो पूरा वेब पेज URL है वो मैं आपको बता देता हूं, HTTPS वायरस स्कैन इसके बीच में कोई स्पेस नहीं है, कंटिन्यूअस है, वायरस स्कैन, फिर डॉट ज्योति .org और ओब्लिक। ये ओब्लिक है तो ओब्लिक भी आपको लगाना ही है। तो इस वायरस स्कैन ज्योति .org पर जाकर आप इस फाइल को अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में ये आपको स्कैन करके बता देगा पूरी डिटेल कि इसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई वायरस है या नहीं है। और इस काम को करने में कोई 1 मिनट का भी समय नहीं लगता है। जैसे आप अपलोड करेंगे तुरंत ये बता देगा, कि ऐसा भी नहीं है कि घंटों का समय लगता है, तुरंत स्कैन करके आपको बता देगा। तो आप किसी भी प्रकार के वायरस को अपने डिवाइस में आने से बचा सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम से। अब एक कीलॉगर नाम से, और हालांकि ये उपयोग अब यहाँ पर सामान्यतः होता नहीं है, क्योंकि जब इंटरनेट का उपयोग चलन शुरू ही हुआ था उस समय अपन क्या करते थे, इंटरनेट के लिए जो दुकानें लगी हुई रहती थी वहां पर अपन जाते थे, वहां पर जाकर अपना काम करते थे। साइबर जो केपी जिसको बोलते थे अपन, वहां पर क्या होता है कि एक कीलॉगर नाम का एक सॉफ्टवेयर होता है, कीलॉगर, कीलॉगर, तो वो पीछे सीपीयू के अंदर लगा दिया जाता है। अब आप जब जब भी कीबोर्ड पर जिस सीक्वेंस में की को दबाएंगे उस सीक्वेंस में उस की को ये डिटेक्ट कर लेता है। जैसे आपने लिखा भारत, तो पहले आपने बी दबाया तो ये बी को डिटेक्ट कर लेगा, एच दबाया तो एच को, ए दबाया तो ए को, आर ए टी, यानी कि उसी सीक्वेंस में ये पूरे डाटा को कलेक्ट कर लेता है। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपने जैसे कोई फाइनेंशियल वेबसाइट को उपयोग में लिया, आपने अपनी यूजर आईडी लिख दी, पासवर्ड लिख दिया, कैप्चा लिख दिया, तो यूजर आईडी के लिए जो भी की आपने दबाई ये की लॉगर उस की को डिटेक्ट कर लेगा। उसके बाद में आपने पासवर्ड दबाया तो पासवर्ड को भी डिटेक्ट कर लेगा। तो इस प्रकार से आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड इस की लॉगर की सहायता से डिटेक्ट कर लिया जाता है। तो जब भी आप किसी कैफे को इस्तेमाल करते हैं या जहाँ इंटरनेट की सुविधाएं उपलब्ध होती है किसी दुकान पर, तो आप एक बार सीपीयू पर भी जरूर नजर डालें कि इस सीपीयू के अंदर कोई अवांछित डिवाइस तो लगी हुई नहीं है, जो होनी नहीं चाहिए। अपन बात करें अब फिशिंग की। फिशिंग, इसमें क्या होता है, अटैकर्स जो होता है वो आपको मेल के माध्यम से टारगेट करता है, ईमेल के माध्यम से मेल भेज देता है आपको। इस मेल में क्या होता है, एक लिंक होता है,
अटैकर्स अपने को मेल भेजता है, इसमें कोई लिंक होता है और इस लिंक पर विक्टिम जो होता है वो क्लिक कर देता है। क्लिक करते ही जो फेक वेबसाइट होगी उस पर विक्टिम चला जाएगा, उसको पता ही नहीं चलेगा, उसे लगेगा सही है, लेकिन उस मेल की अगर हमें जानकारी नहीं है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर मेल की भेजने वाले के मेल का आपको कोई आइडिया नहीं है या आपको लगता है कि ये फर्जी है, तो आप किसी भी प्रकार की लिंक को ओपन नहीं करें। तो लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे वो फेक वेबसाइट पर आपको लेकर चला जाएगा, और जैसे ही आप फेक वेबसाइट पर जाएंगे वो आपके जो इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल्स है उसको, या पर्सनल डाटा है, इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल है, उसको वो यहाँ पर चुरा लेता है, या इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल। अब होता क्या है इसके बाद में, जैसे उसने आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को, इम्पोर्टेंट क्रेडेंशियल जो भी होते हैं, लॉगिन आईडी पासवर्ड वगैरह सब वो चुरा लेता है। इसके बाद में जो हैकर है वह ओरिजिनल वेबसाइट पर जाता है, क्योंकि उसके पास सारा डाटा आ गया जो उसको चाहिए, उसको जो डाटा चाहिए वो सारा डाटा मिल गया लॉगिन के लिए। वो ओरिजिनल वेबसाइट पर जाएगा और विक्टिम जो भी होगा जिसके डाटा उसने चुराए है, विक्टिम का जो आईडी पासवर्ड है उसका उपयोग करके वो उसके अंदर लॉगिन कर लेता है, और लॉगिन करने के बाद में उसका उपयोग होता है। तो आप जब भी कभी किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो जैसे हमने जीमेल को ओपन किया, gmail.com, अब इससे मिलती जुलती वेबसाइट होती है, तो अपन तो क्या है, जैसे जीमेल आ गया, क्या आ गया ये, जी जीमेल आ गया। अब इसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा परिवर्तन है, अटैकर्स ने कर दिया, इस एल की जगह केवल एक लगा दिया, और हम जल्दबाजी में क्या है, बस एक छोटा सा सरसरी नजर में देखते हैं कि हाँ ये वेबसाइट आ गई जो gmail.com से मिली जुली है, लेकिन इस वन पर फोकस जाता नहीं है। वन पर फोकस जाने का नहीं जाने का मतलब आप समझ गए हैं कि ये एक फेक वेबसाइट है जो आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को या जो भी क्रेडेंशियल्स है उनको चुरा लेगा एक। तो इससे जुड़ी हुई इस प्रकार की अन्य वेबसाइट, जैसे एक www.icici बैंक.com हो गई। अब आपका अगर आईसीआई बैंक में अकाउंट है तो आप क्या इसमें लॉगिन करेंगे, लेकिन हैकर्स ने क्या है, इससे मिलती जुलती ICICI बैंक.com ऐसी वेबसाइट बना दी। अब ये जो बी है, बी की तरह उसने केवल यहाँ पर 6 लिख दिया, तो ये एक फेक वेबसाइट होगी। अब वो वेबसाइट आपको पूरी ओरिजिनल वेबसाइट की तरह ही नजर आएगी, और ऐसा करते ही अपन क्या होंगे, अपनी जो क्रेडेंशियल्स है, यूजर आईडी पासवर्ड है, वो हैकर को दे देते हैं और वो फिर उसमें लॉगिन कर लेता है। लॉगिन करने के बाद में आप समझ सकते हैं कि क्या क्या नुकसान अपने को हो सकते हैं। ऐसे ही जैसे बैंक ऑफ इंडिया हो गया, बैंक ऑफ इंडिया.com, अब हैकर्स ने क्या है, इससे मिलती जुलती वेबसाइट बना ली, बैंक जीरो ऑफ इंडिया। यहां था तो ओ, लेकिन उसने लगा दिया जीरो, शून्य कर दिया इसको, अब पूरी मिलती जुलती हो गई। अब जैसे ही टीम जो होगा इस फेक वेबसाइट पे क्लिक करेगा वो अपनी जानकारी उसको दे देगा। तो हमें जब भी हम किसी यूआरएल को टाइप करें तो बहुत ही सोच समझ कर करें, और हो सके जहाँ तक तो आप को जो भी वेबसाइट काम में लेनी है उसके यूआरएल को खुद टाइप करें, किसी लिंक को आप काम में नहीं लेवे। बचने का सबसे आसान तरीका यही है कि आप लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर मत जाइए, आप उसका जो भी यूआरएल है आपको पता है या आप लिख कर रखें, उसके बाद में ही उसको टाइप करने के बाद में उस वेबसाइट पर आप लॉगिन करें। अब अपन बात करते हैं आगे कि जो यूआरएल होता है उसका आप कैसे पता लगा सकते हैं। जैसे हमने यहां पर लिख दिया www.rcert.com,
तो साथियों अब देखो RSCRT के नाम से भी ये एक अलग वेबसाइट आ गई .com के नाम से। चलो इसी पे बात कर लेते हैं, वेबसाइट जो भी है, क्योंकि मैंने यहाँ पर .com लगा दिया, वो .gov.in है। लेकिन जिन पॉइंट्स पर अपन चर्चा करना चाहते हैं उस पर चर्चा अपन यहाँ पर कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर जैसे एक URL दे दिया, तो इस URL पर क्लिक करेंगे तो आपको देखो यहाँ पर पीछे ये चीज नजर आएगी, HTTPS डबल डॉट है यहाँ पर फिर 2 आड़े डंडे स्लेश जिसको अपन बोलते हैं, ये आपको नजर आएगा। इसके पीछे अपन जाते हैं तो यहाँ पर देखो एक ताला सा नजर आ रहा है जो बंद है, इसको अपन पेड लॉक बोलते हैं। तो ये आपको हमेशा बंद ही मिलना चाहिए, जिस भी वेबसाइट के URL पर आप जाते हैं तो वो आपको बंद मिलना चाहिए। अब इसके बाद में अपन क्या है, इस पर तीसरी स्टेप अपनाएंगे कि इस पेड लॉक पर अपन क्लिक करेंगे। कनेक्शन इज सिक्योर यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो इसका मतलब है कि ये सिक्योर है। और अधिक गहराई में अगर आप जाना चाहते हैं तो आप इसी पे क्लिक करें और इसमें सर्टिफिकेट इज वैलिड ये लिखा हुआ है, तो इस सर्टिफिकेट पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो भी वेबसाइट सही होगी उसका एक सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट से संबंधित यहाँ पर जानकारी होगी। जैसे अपन .gov.in पर जाते हैं, ये रन नहीं कर रही है, ये नॉट सिक्योर बता रहा है जिसे, तो ये नॉट सिक्योर है, इसका मतलब इस पर अपने को जाना नहीं है। इस तरीके से ये नॉट सिक्योर बता देता है। ये देखिए पेडलॉक, यहाँ पर पेडलॉक गायब है, पीछे पेडलॉक मैंने दिखाया था आपको, पेडलॉक नजर आएगा तो यहाँ पर सर्टिफिकेट वैलिड भी बताएगा और सर्टिफिकेट भी बताएगा। और अन्य रूप में इसको देखना चाहो ये RPC की जैसे वेबसाइट हो गई, ये भी इसमें ओपन नहीं हो रही है, तो ये नॉट सिक्योर बता रहा है, तो आपको इस URL पर नहीं जाना चाहिए। तो आपको सही URL का पता होना चाहिए। तो इसको मैं थोड़ा सा लिख के और बता देता हूं आपको। तो आप जो भी URL टाइप करते हैं सर्च में, तो उसमें आपको क्लिक करके देखेंगे तो ये इस तरीके से भी आपको वहां पर नजर आएगा। और उसके बाद में www और जो भी आपका URL होगा .com .in .gov.in वो चीज यहाँ पर आएगी, तो www भी मिलेगा और ये नाम भी मिलेगा। इसके बाद में जो है आपको जो चेक करना है, पेडलॉक चेक करना है, जैसे मैंने अभी बताया पूरा पेडलॉक। तो एक ताले की सी संरचना होती है, वो ये पेडलॉक होता है, ये पेडलॉक आपको नजर आना चाहिए। और इस पेडलॉक पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में आपको एक डिजिटल सर्टिफिकेट के नाम से नाम नजर आएगा, इसका डिजिटल सर्टिफिकेट। आप अपने जब भी सोशल मीडिया अकाउंट में या फाइनेंशियल वेबसाइट्स पर आप जाते हैं तो आपको ये चीज अवश्य चेक करनी चाहिए। डिजिटल सर्टिफिकेट पर आप क्लिक करें और इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन आएगा। सिक्योरिटी पे आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर व्यू सर्टिफिकेट का ऑप्शन नजर आएगा। तो सर्टिफिकेट जैसे ही आप व्यू करेंगे तो सर्टिफिकेट अगर है तो आ जाएगा, नहीं है तो नहीं आएगा। तो ऐसी वेबसाइट पर आपको नहीं जाना चाहिए जिसमें सर्टिफिकेट नजर नहीं आए। अब एक दूसरा तरीका क्या होता है
कि जैसे मैंने यहाँ पर ब्राउज़र को काम में ले रहा हूँ, मैं यहाँ पर मैंने इधर मेरा व्हाट्सएप लॉगिन कर रखा है, ये यूट्यूब का आ गया और इधर मैंने कुछ अन्य टैब्स और ओपन कर ली, जैसे ये और ओपन कर ली मैंने, और मैं 7-8 टैब्स को काम में यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है? अब मैं यहाँ पर जैसे किसी एक टैब पर चला गया और मैंने सारी टैब ओपन कर रखी है। जैसे मैंने ओपन सारी टैब कर रखी है, लेकिन एक एग्जांपल के रूप में अपन यहाँ पर देख लेते हैं कि मैं अभी ये आरएस-सीआरटी के असेसमेंट सेल की जो टैब है उस पर मैं काम कर रहा हूँ और मेरे को घंटों हो गए इस पर काम करते-करते। तो कुछ समय निकल जाने के बाद में क्या होता है, हमें ये भी याद नहीं रहता है कि हमने पीछे वाली कौन सी टैब में क्या ओपन किया हुआ था। ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, जैसे 1 नंबर की ये तीसरे नंबर की टैब है, इसमें हमने अपना सोशल मीडिया अकाउंट ओपन कर रखा था, लेकिन 1 घंटे बाद में अपने को याद नहीं रहेगा। तो जब अपन इसको 1 घंटे बाद में चेक करते हैं, तो यहाँ पर सोशल मीडिया अकाउंट तो आपने ओपन कर रखा था, लेकिन वहाँ पर नज़र कुछ दूसरी ही चीज़ आती है, यानी कि कोई दूसरा पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है एक। अब वो दूसरा पेज ओपन हो जाता है, जैसे जीमेल लॉगिन का ही आ गया और आपको जीमेल में ओपन करना है, अरे यार मैं साइन आउट हो गया, मुझे दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। अब जैसे ही आप इसमें लॉगिन के लिए क्रेडेंशियल डालेंगे, वो फेक वेबसाइट यहाँ पर आ जाती है और उससे में जैसे ही आप क्रेडेंशियल इनपुट के रूप में देंगे, वो सारा डाटा उसके पास चला जाएगा। इसलिए साथियों, आप अधिक टैब के रूप में कार्य नहीं करें, और अगर अधिक टैब के रूप में कार्य कर रहे हैं और पीछे की टैब में जैसे ही आप आते हैं, तो आप उसको सबसे पहले रिफ्रेश करें। रिफ्रेश करेंगे तो जो जीमेल का फेक वेब पेज आया था ना, वो वहां से हट जाएगा और वापस आप अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर आ जाएंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे, वो फेक वेबसाइट हट जाएगी। तो 5, 7, 8 जो भी टैब आपने ओपन कर रखी है और प्रीवियस टैब में आप थोड़े समय बाद में आते हैं, तो उसको रिफ्रेश करने के बाद में ही आप उसको काम में लेवे, अन्यथा उसको काम में नहीं लेवे। क्योंकि याद नहीं रहेगा, फेक वेबसाइट का पेज यहाँ पर दिख जाएगा आपको और फेक वेबसाइट का पेज भी सेम ओरिजिनल वेबसाइट के जैसा होता है, इसलिए इस चीज़ से भी हमें बचना चाहिए। या तो आप एक ही टैब में काम करें, और एक टैब में काम नहीं भी कर रहे हैं, तो आपको कुछ समय बाद में जब आप आते हैं अन्य टैब में, तो उसको आप रिफ्रेश ज़रूर कर लेवे। अब अपन प्रिवेंशंस की बात कर लेते हैं कि किस प्रकार से हमें प्रिवेंशन रखना चाहिए। तो प्रिवेंशन की अपन बात करते हैं, रोकथाम की अपन बात करें कि किस प्रकार से सुरक्षित इंटरनेट उपयोग को अपन लागू कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि जब अधिक टैब आप ओपन कर रखे हो, तो आपको पुराने टैब पर जैसे ही आप आते हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी किसी टैब पर आते हैं, तो आप उस वेब पेज को रिफ्रेश कर लेवे। आपका जो भी कोई फिशिंग ईमेल होता है, उसको आपको अवॉइड करना चाहिए, उससे दूरी बनानी चाहिए, उसको डिलीट कर देवे, आपके काम का नहीं है, डिलीट कर दो। आप कोई प्राइवेट ब्राउजिंग जो होता है, उसको आप काम में ले सकते हैं। आपको अपने सिस्टम के अंदर हमेशा अपडेटेड एंटीवायरस इंस्टॉल रखना चाहिए, और वो अपडेटेड रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि अपडेट है ही नहीं, पुराना है या आपने खरीद ही नहीं रखा है, तो वो इतने काम नहीं कर, प्रभावी रूप से काम नहीं करेंगे। आपको अपने ब्राउजर की जो इंटरनेट आपका जो ब्राउजर है, उसके अंदर जो सिक्योरिटी सेटिंग्स है, उनको ओपन रखना चाहिए। जब भी आप बैंकिंग वेबसाइट पर जाते हैं, तो जैसे अभी मैंने बताया कि अपन बहुत सारी टैब ओपन कर लेते हैं,
तो आप बैंकिंग वेबसाइट को काम में लेने के लिए कभी भी इस तरीके से अधिक टैब्स के रूप में काम नहीं करें, केवल सिंगल टैब ओपन रखें और उसी पर आप काम करें। आपको आपकी स्क्रीन पर जब भी कोई एड दिखाई दे, कोई भी किसी भी प्रकार का एड दिखाई दे, तो आपको उसके ऊपर क्लिक नहीं करना चाहिए, आपको उसमें नहीं जाना चाहिए। डू नॉट क्लिक दिस टाइप ऑफ एड्स लिंक। कोई भी फ्री का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको आपको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। फ्री का कोई भी सॉफ्टवेयर हो उसको डाउनलोड नहीं करना चाहिए। आपके ब्राउजर में जब आप ब्राउज करते हैं तो आपको हमेशा कुकीज कुकीज एंड जो केस मेमोरी होती है उसको आपको हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए। आज आपने काम किया, दूसरे दिन जब आप सिस्टम पर आते हैं तो आपको ये जो कुकीज और केस मेमोरी है उसको हमेशा क्लियर करते रहना चाहिए। साथियों, अब इतनी बातें जो हमने की है वो इंटरनेट के उपयोग को लेकर करी है। अब अपन दूसरा जो अपना पॉइंट था साइबर एथिक्स का, उस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। अ, क्योंकि ऐसे टॉपिक तो बहुत सारे हो जाते हैं। माफी चाहता हूँ, लाइट के कारण व्यवधान उत्पन्न हुआ है, तो हो सकता है कि कुछ समय के लिए कनेक्टिविटी डाउन हो जाए। विद्युत कटौती के कारण थोड़ा सा व्यवधान उत्पन्न हुआ है। साथियों, सुरक्षित इंटरनेट उपयोग को लेकर हमने चर्चा की थी, जिसमें वर्तमान समय को देखते हुए जो सावधानियां अपने को रखनी होती है उन पर अपने डिस्कस किया था। अब अपन बात करते हैं एथिक्स की। तो एथिक्स एक तरीके से नैतिक शिक्षा से ही जुड़ी हुई चीजें होती है। तो विद्यालय में हम बच्चों को, हालांकि ये बात अलग है कि समय के साथ विद्यालय से भी नैतिक शिक्षा की किताबें गायब हो गई है, जो वास्तव में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें क्या सही है, क्या गलत है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता गलत है, क्या आप कर रहे हो वो सही है, क्या आप करने जा रहे हो वो सही है या गलत है। तो ये जो चीजें विद्यार्थियों को हम सिखाते हैं सही गलत का, वही नैतिक शिक्षा है। अब वर्तमान में जो वातावरण की जब बात आती है, तो एक समय था जब वातावरण का नाम आते अपने दिमाग में केवल एक ही चीज आती थी कि हाँ, ये धरती ही, अपने चारों तरफ जो है इर्द गिर्द जो है वो वातावरण है। लेकिन अब एक काल्पनिक दुनिया और अपने सामने है, सोशल मीडिया की, इंटरनेट की दुनिया। ये भी एक डिजिटल वातावरण बन चुका है। तो एक जो हमारे इर्द गिर्द है वो हमारा धरती का वातावरण है, और एक जिस काल्पनिक दुनिया में हम ब्राउज करते हैं, सर्च करते हैं, वो डिजिटल वातावरण है। तो इस डिजिटल वातावरण पर भी यदि हम काम कर रहे हैं, उपयोग में ले रहे हैं, तो इसके लिए भी सही और गलत के तथ्यों को जानना जरूरी होता है कि किस एप्लीकेशन को हम काम कर रहे हैं, किस वेबसाइट पर अपन सर्च कर रहे हैं, तो क्या वो सही है, क्या वो गलत है, क्या सही है,
क्या गलत है, सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर क्या करना सही है, क्या करना गलत है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर एथिक्स के रूप में जाना जाएगा। तो वास्तव में देखा जाए तो अब इस आधुनिक दुनिया में, आधुनिक युग में व्यक्ति 2 तरह का जीवन जी रहा है। एक धरती के वातावरण में और एक इस डिजिटल वातावरण में। तो यदि उसको वास्तव में इस डिजिटल वातावरण का अगर उसने समुचित उपयोग, सही उपयोग नहीं किया, तो ये धरती का वातावरण उसके लिए बहुत ही खतरनाक हो जाएगा। इस धरती के वातावरण का वो आनंद ही नहीं ले पाएगा। तो हमें डिजिटल वातावरण के उपयोग को लेकर, या कहे इंटरनेट के उपयोग को लेकर हमें सही गलत का ज्ञान होना चाहिए। उन चीज़ों का ज्ञान हमें समय के साथ, यदि हम अपने विद्यालय के विद्यार्थियों को, अपने बालकों को, स्वयं के बालकों को अगर नहीं करवा पाएँगे, तो वो इस काल्पनिक दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाएँगे और वो साइबर अपराध की कैटेगरी में शामिल हो जाएँगे और फिर वो कभी भी मानसिक रूप से अपने को स्वस्थ नहीं बना पाएँगे। इसलिए ये डिजिटल वातावरण की नैतिक शिक्षा भी वर्तमान समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है। अब एक छोटी-सी बात है कि आपका कोई दोस्त है, वो अचानक से अपना कमरा छोड़कर बाहर चला जाता है और अपना फ़ोन वो वहीं पर रख देता है और वो चालू कंडीशन में है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? आपको पता है कि आपके दोस्त का फ़ोन चालू रह गया और वो बाहर चला गया। तो यहाँ पर 2 तरह की सिचुएशन है। क्या आप तत्काल प्रभाव से उसके कोई मैसेज वगैरह रीड करेंगे या उसके मोबाइल में चले जाएँगे या उसके अभी एक सोशल मीडिया के अकाउंट में चले जाएँगे या किसी को कॉल कर देंगे उसके फ़ोन से? कई तरह की चीज़ें यहाँ पर हो सकती है। यानी कि कुल मिला के आप उसके मोबाइल का उपयोग करोगे। दूसरा है कि आप उसके फ़ोन का उपयोग नहीं करोगे और अगर कोई थर्ड पर्सन वहाँ पर आ जाता है, तो उसको भी उपयोग नहीं करने दोगे। तो ये 2 तरह की चीज़ें यहाँ पर निकल कर आ रही है। तो यहाँ पर क्या सही रहेगा? आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि आपका दोस्त कमरा छोड़कर चला गया है, मोबाइल चालू है, स्क्रीन उसकी लॉक नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? उसके मोबाइल का उपयोग करेंगे, किसी भी तरीके से, उसके मैसेजेज़ को पढ़कर, कॉल करके, कई तरीके से, या उसके सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करके, या फिर न तो आप चेक करेंगे, ना किसी और को चेक करने देंगे। तो साथियों, यहाँ पर जो पहली सिचुएशन है, वह गलत की कैटेगरी में है। यानी कि अगर आप उसके मोबाइल का उपयोग करते हैं, तो ये यहाँ नैतिक शिक्षा का सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, आप गलत काम कर रहे हैं। और अगर आप न तो उपयोग कर रहे हैं, न किसी और को उपयोग करने दे रहे हैं, तो यहाँ पर ये सही के दृष्टिकोण में इसको देखा जाएगा। यानी कि आपको डिजिटल वातावरण, इंटरनेट उपयोग को लेकर जो नैतिक शिक्षा की ध्यान अपने को रखनी चाहिए, उसका आप उपयोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो इस प्रकार की सारी जानकारी अपने को विद्यार्थियों को एग्ज़ाम्पल देकर उनको समझाना चाहिए। अब हम यहाँ पर मोटे तौर पर 10 मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे, जो साइबर एथिक्स को लेकर की गई है। 10 मुख्य बातें हैं यहाँ पर साइबर एथिक्स को लेकर जो की गई है। 10 पॉइंट्स में अपन देखेंगे यहाँ पर। साइबर एथिक्स। तो सबसे पहला है यहाँ पर, आपको किसी भी अन्य व्यक्ति का कोई कंप्यूटर या जो अन्य डिवाइस है उसको उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वहां से कोई भी जानकारी आप अगर चुराने का इरादा रखते हैं तो उसका गलत उपयोग आप करेंगे, तो ये साइबर एथिक्स के तहत नहीं आता है।
सीधी-सी बात है, बिना परमिशन के आप उपयोग में नहीं लेंगे, उपयोग में लेंगे तो जिस काम को आपको करना है केवल उसी काम को करेंगे, अन्य किसी भी प्रकार के उसके सोशल मीडिया अकाउंट में या उनके फ़ोल्डर में आप एंट्री नहीं करेंगे। ऐसी शिक्षा हमें बच्चों को स्कूल से ही दे देना शुरू कर देना चाहिए, ताकि वो साइबर अपराध की दुनिया में शामिल होने से बचे रहेंगे। और अगर कोई किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर वर्क है, तो उसमें भी हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। कोई कंप्यूटर वर्क कर रहा है, तो उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। और हमें किसी भी व्यक्ति की जो कंप्यूटर के अंदर फाइलें होती है, उसके अंदर भी अपने को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, उसके चारों तरफ नहीं घूमना चाहिए। चौथी अपन बात करें, किसी भी व्यक्ति के कंप्यूटर का उपयोग हमें कुछ चुराने के लिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से कई प्रकार की चोरियां होती है, तो उसके लिए हमें किसी अन्य व्यक्ति के कंप्यूटर को उपयोग में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि करोगे आप और जिसका सिस्टम आप काम में लेंगे वो भी इसकी जद में रहेगा। और न तो हम वैसे हमें न तो खुद को करना चाहिए और न किसी की चीजों को काम में लेना चाहिए। आपको कभी भी झूठे गवाह के रूप में नहीं बनना चाहिए, क्योंकि साइबर क्राइम होता है तो ये सारी इंटरनेट उपयोग को लेकर होती है, तो आपको कभी भी झूठी गवाही देने के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। आपको कभी भी किसी भी सॉफ्टवेयर की कॉपी नहीं करनी चाहिए, या कोई भी दूसरी फाइल है जो कॉपीराइट है उसकी कॉपी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये भी एक तरीके की चोरी है। आपको कोई भी कंप्यूटर का रिसोर्स को काम में लेना है या कंप्यूटर को काम में लेना है, तो आपको बिना परमिशन के उसके सिस्टम को, उसके रिसोर्सेज को काम में नहीं लेना चाहिए। समय के साथ ये चीज़ें हमें सिखाना बहुत ज़रूरी हो गई है, नहीं तो पता भी नहीं चलेगा कि कब कोई भी बालक जो है साइबर अपराध में शामिल हो जाएगा।
माफी चाहता हूँ, कुछ तकनीकी कारणों से व्यवधान उत्पन्न हुआ है। इसके बाद में अपन बात करें, किसी व्यक्ति ने कोई जैसे किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट किया, आविष्कार किया है, उसने जो भी आउटपुट दिया, तो हमें उसके अनुसार एज इट उसको काम में नहीं लेना चाहिए। उसके बाद में अपन बात करें, कोई भी काम आप इंटरनेट के उपयोग पर करते हैं, इंटरनेट को काम में लेकर करते हैं, तो उसके जो सोशल रिजल्ट है उसके ऊपर भी आपको विचार करनी चाहिए कि मैं ये काम कर रहा हूँ इंटरनेट पर, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, सही प्रभाव पड़ेगा या गलत प्रभाव पड़ेगा। तो ये चीजें सोचने के लिए भी हमें बताना चाहिए बच्चों को। हमें कंप्यूटर को हमेशा ऐसे काम में लेना चाहिए या ऐसे तरीके अपनाना चाहिए जो अन्य व्यक्ति का जो है उसके अंदर उसकी अन्य व्यक्ति की कोई विचार हो या उसके मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचे। किसी भी प्रकार के व्यक्ति की विचारधारा का हमें सम्मान करते हुए हमें इंटरनेट का उपयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमने ये 10 पॉइंट्स में इसके एथिक्स, इसकी जो नीति है साइबर एथिक्स की, उसके ऊपर देखा अपन ने। तो इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हैं जो कम समय में हम ज्यादा शेयर नहीं कर सकते हैं। अन्य प्रकार की भी अगर आपकी कोई क्वेरी रहती है तो आप हमें लिंक कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम साझा करेंगे। डाइट जालरा पाटन की तरफ से हम आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप ऑनलाइन बने रहे और आपने इंटरनेट उपयोग को लेकर और एथिक्स के बारे में जानकारी प्राप्त की। तो मोटे तौर पर एथिक्स का मतलब सीधा सीधा साथियों यही हो गया है कि जो जीवन जीने के लिए हम बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देते हैं, ऐसे ही इंटरनेट के उपयोग को लेकर भी हमें बच्चों को नैतिक शिक्षा का ज्ञान देना है, ताकि वो गलत की जद में नहीं फंसे, वो गलत नहीं करे। ये चीजें हैं। तो दो प्रकार के वातावरणों पर हमने जैसे चर्चा की, एक अपना धरती का वातावरण हो गया है और एक ये डिजिटल वातावरण। एक धरती का वातावरण हो गया है और एक डिजिटल वातावरण। तो दो प्रकार के नैतिक शिक्षा हमें विद्यार्थियों को अब देने की जरूरत हो गई है। और यदि समय के साथ ये नैतिक शिक्षा हमने विद्यार्थियों को नहीं दी है तो मानकर चले कि अधिकतम विद्यार्थी आने वाले समय में साइबर अपराध की कैटेगरी में उनको पता भी नहीं चलेगा और वो साइबर अपराध में शामिल हो जाएंगे। क्योंकि कई अपराध ऐसे हैं जो हम करते तो नहीं है लेकिन स्वतः वो हो जाते हैं। तो आपका धन्यवाद।